Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बच्चों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूँ और एनसीईआरटी में मिल गया। तो पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 85 पे एनसीईआरटी में। तो देखते बच्चों क्या कहता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा गया है कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी आपकी, वो सही हैं या फिर गलत हैं। आगे कहता है कि गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, और वो सही हो या गलत हो वॉट अपने आंसर का रीज़न भी दीजिए, कारण भी दीजिए। तो मैं 1 बाय 1 पढ़ रहा हूँ, आप सुनना। नंबर वन कहता है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, यानी कि कोई भी सिंगल पॉइंट से एक लाइन पास होती है। देखते हैं, पहले तो देखते हैं भाई, ये एक सिंगल पॉइंट है, ये इससे एक लाइन पास होती है। देखें जरा एक बार, एक ये पास हो गई, ये भी पास हो गई, ये भी पास हो गई, ये भी, अरे मतलब जितनी मर्जी पास करा सकते हैं इससे, तो है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। एक पॉइंट से हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं। तो बच्चों पहले का आंसर क्या होगा कि फॉल्स, बिकॉज इन्फिनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्लियर है बच्चों? आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और आगे चलते हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट पे, इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो देखिए सेकंड वाली क्या कहती है। सेकंड वाली में लिखा है कि देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है, मतलब अनगिनत लाइन पास हो सकती है दो अलग अलग पॉइंट से। देखते हैं भाई, एक पॉइंट ये रहा, लेट्स सपोज एक पॉइंट ये रहा ए और ये रहा बी, तो एक तो पास हो गई। अब दूसरी पास कैसे, ऐसे करा दूँ, ये लाइन बना दूँ, दूसरी तीसरी बना दूँ ऐसी, चौथी ऐसी? नहीं भाई, ये लाइन थोड़ी ना है, इसको लाइन थोड़ी ना कहते हैं। लाइन तो एक स्ट्रेट होती है ना, एकदम सीधी। ये तो आर्क है, लाइक का आर्क है ना, तो ये लाइन नहीं है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि एक ही लाइन पास हो सकती थी दो अलग अलग पॉइंट से जो आपके सामने। अगर एक और लाइन पास करानी है तो इसके आपने ऊपर उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, और जब आप इसके ऊपर आप ड्रॉ कर दोगे, यानी कि इसको ओवरलैप करा दोगे, तो वो लाइन भी ए बी कहलाएगी। तो कुल मिला के आपको विजिबल तो एक ही लाइन होगी। तो कुल मिला के बात ये निकल के आती है कि दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तो इसका आंसर देखते हैं, कहता है कि फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि इसने बोला था कि अनगिनत लाइन पास हो सकती है, लेकिन एक ही लाइन पास हो रही, तो इसने गलत बोला था ना, तो इसलिए फॉल्स, बिकॉज ओनली अ सिंगल लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट्स इट। ओके, अब तीसरा पढ़ते हैं बेटा, तीसरा पढ़ते हैं। तो तीसरा के लिए कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। देखो टर्मिनेटेड लाइन मतलब यही होता है जो एंड जिसका हो रहा हो ना, तो इसको आप इनडेफिनेटली दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो। हाँ भाई, बढ़ तो रही है ये भी, और ये भी बढ़ा सकते हैं हम, तो ये भी बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल सही बात है, और ये बात आपने पॉस्टुलेट सेकंड में भी पढ़ी थी। तो ये तो अपने आप में एक पॉस्टुलेट है, तो इसका कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा कि ट्रू बाय पॉस्टुलेट सेकंड, क्योंकि ये खुद अपने आप में सेकंड पॉस्टुलेट है ना, ये सेकंड पॉस्टुलेट कहता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 कहता है कि इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, भाई दो सर्कल इक्वल है, देन देयर रेडियाई आर इक्वल। भाई जाहिर सी बात है, अगर दो सर्कल इक्वल होंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो जब ही इक्वल हो सकते हैं जब उनकी रेडियस इक्वल हो। तो ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, जब ये ओवरलैप कर जाए, मतलब एक के ऊपर एक,
तो बच्चों ये बात तो बिल्कुल सही है कि दो सर्कल जब इक्वल हो सकते हैं जब वो अपने आप में ओवरलैप कर जाए, है ना, ठीक है, कोइंसाइड हो जाए, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो देखिए बेटे, इसका हमने आंसर क्या लिखा कि बिल्कुल ट्रू। पहली बात तो ये कि बिल्कुल ट्रू, सही बात है, बिकॉज एरिया डिपेंड्स ऑन देयर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो जो एरिया है वो कहीं ना कहीं डिपेंड होता है उनकी रेडियस पे। तो भाई तुमने क्या बोला कि दो सर्कल इक्वल हैं, ठीक है, तो ये दोनों सर्कल इक्वल कब कहलाएंगे, जब दोनों का एरिया इक्वल होगा। और दोनों का एरिया इक्वल होने के लिए इनकी रेडियस इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे रेडियस अलग है, यहाँ पे रेडियस अलग है, तो दोनों का एरिया इक्वल हो ही नहीं सकता, है ना। तो बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहीं पे ख़त्म नहीं होती है बात अभी, है ना, अभी तो बाकी है। तो फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या कहता है कि इन फिगर मेरे ख्याल से यही है ना, जो आपके सामने है, बोर्ड पे लिखी हुई है। इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो इसमें दे रखा है कि जो ए बी है वो इक्वल है पी क्यू के, और जो पी क्यू है वो इक्वल है एक्स वाई के, ठीक है। आई रिपीट, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन इसने ये बोला कि ए बी जो है वो एक्स वाई के इक्वल होता है। बिल्कुल सही बात है यार, ये हमने एग्जाम्स में भी पढ़ी थी, ठीक है, ये हमने एग्जाम्स में भी पढ़ी थी कि भाई जाहिर सी बात है ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी कि आप 2 मिनट के लिए आप मान लो कि ये x है, ये कोई पॉइंट है x, मान लेते हैं ना यार, 2 मिनट क्या जा रहा तुम्हारा मानने में कि ए बी बराबर x, और इसको y मान लेते हैं, तो x बराबर y, भाई देखो ना, अगर ये y है तो ये तो x हो गया ना, तो x बराबर y, है ना। तो भैया ये क्या है, इसको भी कुछ मान लें, सॉरी मान तो रखिए, ए बी क्या था, x था, और ये क्या था, y था, तो ए बी की जगह ए बी की वैल्यू पुट कर दूँ। देखो ना, ए बी को आपने क्या माना था, x, भाई जब पी क्यू को आपने x माना तो ए बी तो उसी के इक्वल था, तो वो भी तो x ही कहलाएगा, और एक्स वाई को आपने क्या माना है, एक्स वाई को आप चेक कर लो, y माना है, तो भाई x इक्वल टू वाई आ तो गया, और ये आ तो रहा है, दोनों इक्वल। अरे यार मतलब समझो, डेफिनेटली इक्वल है। खैर आप ये बात जानते भी हो, ठीक है, हाँ मुझे पता है आप लोग जानते हो, इतने इंटेलिजेंट तो हो आप लोग, ठीक है, तो बस बहुत पुरानी थ्योरी है, तो उसको बस समझना है और कुछ नहीं है। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो कहता है कि ट्रू, लेकिन क्यों, कहता है कि बाय एग्जाम ये कहता था, क्या कहता था, कहता था कि दैट इफ टू थिंग्स, यदि दो थिंग्स आर इक्वल, दो थिंग्स इक्वल हो, भाई दो अलग अलग चीजें इक्वल हो टू थर्ड के, किसके, तीसरी वाली चीज के, तो देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो आपस में सब इक्वल हो जाती है। तो बस ये तीनों आपस में इक्वल हो गई, जब ये तीनों आपस में इक्वल हो गई तो फिर ये भी तो इसकी इक्वल हो जाएगी, तो बस हो गई बात प्रूफ। तो आई एम श्योर कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस पहला क्वेश्चन तो यहीं तक था, आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर सेम 85 पे NCERT में। तो कहता है कि गिव अ डेफिनेशन, भाई आपको डेफिनेशंस देनी है। कहता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, जितने भी टर्म्स आपको गिवन है उन सभी की डेफिनेशन देनी है ना। कहते हैं कि आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्वेश्चन मार्क, यानी कि कहता है कि क्या इसके अलावा, जब आप डेफिनेशन दे रहे हो, तो क्या इसके अलावा कोई और भी टर्म्स हैं जिसकी डेफिनेशन या जिसको डिफाइंड आपने इसकी डेफिनेशन से पहले करना था, है ना, ठीक है। कहते हैं कि व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, ठीक है भाई, उसको भी आप डिफाइन कीजिए, कहने का मतलब ये। चलिए ठीक है, नंबर 1 में कहता है कि बेटा पैरेलल लाइन, और नंबर 2 में है परपेंडिकुलर लाइंस। तो मैं पहले नंबर 1 और नंबर 2 करा दूं, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम है, उसके बाद मैं इसको रफ करके बाकी दो आगे की करूँगा। तो देखो बात किस चीज़ की गई है बेटा, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस मैं पहले पढ़ूँ उससे पहले आप ध्यान दें कि बेटा पैरेलल लाइंस दो या दो से ज़्यादा लाइंस, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन जिनके बीच में जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। और ये डिस्टेंस कौन सा, ये वाला डिस्टेंस मत ले लेना, टेढ़ा वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं बेटा इसको, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है बच्चे। ये सारे डिस्टेंस जो हैं इक्वल होना चाहिए हर पॉइंट पे। मैंने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट बनाया ना, हर पॉइंट पे, अनगिनत पॉइंट पे, यहाँ पे जितने भी पॉइंट बन सकते हैं यार, सभी पॉइंट्स पे
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक होता है। आपने देखा होगा कभी आपस में नहीं मिलते, लंबे हजारों किलोमीटर तक चलते जाते हैं लेकिन कभी आपस में मीट नहीं करते, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए तो बेटे ट्रेन ट्रैक पे से उतर जाएगी नीचे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल। चलो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, पैरेलल लाइंस। तो उसने बोला था पैरेलल लाइन की डेफिनेशन दो, और फिर इसने ये भी बोला कि भैया उससे पहले किसी की डेफिनेशन देने की जरूरत थी, तो पहले एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे। कहता है पैरेलल लाइंस के लिए कि लाइंस ऑन अ प्लेन दे नेवर मीट, मतलब प्लेन के ऊपर ऐसी लाइंस जो कभी आपस में मीट ना करें, मिले ना, दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस, और वो अपने बीच में सेम डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, सेम डिस्टेंस। और यहाँ पे मैं कहूँगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर भी लिख लें, ठीक है, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब जब इसकी डेफिनेशन हमने देखी तो हमने कुछ पॉइंट्स निकाले। एक तो यही था लाइंस, है ना, और दूसरा मेरे को नजर आया एक पॉइंट कि भैया इस डेफिनेशन में मेरे को पहले आपको लाइन और पॉइंट के बारे में बताना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको लाइन और पॉइंट नहीं पता तो इसकी डेफिनेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसने यही तो बोला था कि क्या इसकी डेफिनेशन से पहले कोई और डेफिनेशन देनी चाहिए या नहीं। हाँ तो भैया बिल्कुल देनी चाहिए लाइन और पॉइंट की। तो भैया लाइन देखो, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग लाइन की डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, कि लाइन एक ऐसी लेंथ है, एक ऐसी लंबाई है जिसमें ब्रेथ नहीं होती। लेकिन ये कायदे से गलत है, क्योंकि ब्रेथ तो हर एक चीज़ की होती है, वो बात अलग है कि बहुत कम होती है। देखो ना, लाइन की कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी ना यार। खैर वो चीज़ छोड़ो, हम डेफिनेशन पे चलते हैं। तो लाइन क्या होती है, एक ब्रेथलेस होती है ना, ब्रेथलेस लेंथ होती है। और पॉइंट को इन्होंने कुछ ऐसे डिफाइन किया कि पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई पार्ट नहीं हो सकता। जैसे ये पॉइंट है ना, इसका आप पार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि ये सर्कल है, इसका तो आप पार्ट कर सकते हो, ये छोटा सा पार्ट बना दे, ये छोटा सा या आधा सर्कल बना दिया या 1/4 सर्कल बना दे, इसका पार्ट हो सकता है ना, लेकिन इसका पार्ट नहीं हो सकता। तो ये इसका पार्ट नहीं हो सकता, ये अपने आप में पूरा है, इसका कोई और पार्ट नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए इसने क्या बोला पॉइंट के लिए कि विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं पॉइंट। तो इस पैरेलल लाइन से पहले आपको ये दोनों डेफिनेशन बतानी थी, ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया था। तो वो मैंने आपको बता दी और आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 2 परपेंडिकुलर लाइंस है ना, दूसरा पॉइंट। तो चलो परपेंडिकुलर लाइंस की पहले डेफिनेशन समझते हैं। तो भैया परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ये होता है कि कोई भी दो लाइन अगर बीच में 90 डिग्री का एंगल बना दे तो परपेंडिकुलर कहलाएंगे, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन। भाई देखो ना, दो लाइन आपस में मीट करती हैं। ये देखो ना, ये वाली लाइन यहाँ पे और ये वाली लाइन यहाँ पे, ये मीट कर गई ना यहाँ पे इस पॉइंट पे। कहता है कि अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट अ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे अगर मीट कर जाए, किस पे, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री पे। तो कहते हैं कि इस सेट टू बी परपेंडिकुलर, तो उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है कि इससे पहले हमें किसका डेफिनेशन और देनी चाहिए थी। तो मैंने इसको पढ़ा, तो भैया सबसे पहले तो लाइन की डेफिनेशन देनी चाहिए थी, किसके अकॉर्डिंग, वो बात लगे मैंने ऊपर दे दी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मेरे को लाइन, अगर मैं पहले नंबर पे ये लिखता तो लाइन की डेफिनेशन देता ना। और दूसरे नंबर पे भैया अगर आपको नहीं पता तो इस एंगल की, है ना, इस एंगल की, तो इन दोनों चीज़ों की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो लाइन की तो डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ कि इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। और एंगल की बात करें तो भैया दो ऐसी लाइनें आपस में मीट करें, ठीक है। तो जो इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन आता है, इसको हम एंगल कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, एंगल कह सकते हैं, है ना। ओके, तो देखो ना, मैंने इसकी डेफिनेशन यूक्लिड्स ने क्या बोला इसके लिए। कहते हैं कि टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। भाई दो लाइन जो है वो डाइवर्ट हो रही हैं, कहाँ से, एक ही पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से, फॉर्म्ड एंगल। तो वो क्या बना देती हैं, अपने बीच में एक एंगल फॉर्म्ड कर देती हैं, एक एंगल बना देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस में 90 डिग्री का एंगल बना रही थी, बस फर्क इतना है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आप इसको नोट करो, मैं इन दोनों को रफ करके फिर आगे करते हैं। तो बच्चों देखते हैं आगे थर्ड में कहता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है देखते हैं एक बार।
कहता है कि अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट, यानी कि कहने का मतलब ये है कोई भी ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो, ठीक है, यानी कि ये आगे प्रोड्यूस ना हो तो उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक पार्ट होता है। लाइन क्या होती है बेटा, जिसको हम आगे और पीछे कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसी का अगर मैं कोई पार्ट ले लूँ तो क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन से पहले हमें किस किस की डेफिनेशन देनी ज़रूरी थी। तो एक तो लाइन की और एक पॉइंट की। तो लाइन और पॉइंट दोनों की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि लाइन क्या होती है, इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ होती है, और पॉइंट क्या होता है कि विच हैव नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट ना हो सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। कहते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल। देखो रेडियस ऑफ सर्कल की बात करें तो आप ध्यान दें जरा कि रेडियस ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है ना। अब इस सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर दो, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, रेडियस कहेंगे, ठीक है बेटा। तो रेडियस किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कहता है कि द लाइन, कोई भी ऐसी लाइन, ठीक है, विद वन द लाइन विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर, जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर पे हो, एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री, और अदर पॉइंट जो है सर्कल की कहीं पे भी, किसी भी बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो उस लाइन को हम रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे भी इस डेफिनेशन से पहले हमने क्या सीखना था, एक तो सर्कल सीखना था और एक पॉइंट सीखना था, है ना। तो सर्कल की अगर मैं बात करूं तो सर्कल क्या होता है बेटा, अ प्लेन सर्कुलर लूप विद अ सेंटर, यानी कि एक प्लेन सर्कुलर लूप को हम सर्कल कहते हैं जिसका एक सेंटर होता है, ठीक है बेटा। और पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ तो दोबारा क्या ही बताना, बहुत बार बता दिया। अब लास्ट बचता है बेटे स्क्वायर। तो स्क्वायर किसे कहते हैं, देखो स्क्वायर किसे कहते हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें इक्वल हो और हर एक इसके जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे राइट एंगल हो, तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं ना। जैसे कि अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल्स इज अ स्क्वायर। अब इसकी डेफिनेशन से पहले क्या, एक तो क्वाड्रिलेटरल हमें जानना था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट का भी जिक्र था कि सभी पॉइंट्स पे राइट एंगल होते हैं, तो पॉइंट के बारे में जानना था, ठीक है। और साइड्स यानी कि लाइन के बारे में जानना था और एंगल्स के बारे में जानना था। तो चलिए ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कोई भी प्लेन इनक्लोज्ड फिगर जिसकी चार साइडें होती है, यानी कि कहने का मतलब है कोई भी ऐसी क्लोज फिगर जिसमें चार साइडें हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। पॉइंट मैं बता चुका हूँ, एंगल्स में बता चुका हूँ ऑलरेडी। एंगल्स क्या होता है बेटा कि टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से अगर दो लाइन डाइवर्ट होती हैं तो वो बीच में जो बनाती हैं उसको एंगल कहते हैं। ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लाइन क्या होती है ये भी मैंने बता दिया। तो बच्चों जो भी था इतना ही था, और अभी क्या कहते हैं, आज की वीडियो, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 से जो बचे हुए क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन टोटल इसमें शायद 5 क्वेश्चन है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं सॉरी 5 नहीं 7 क्वेश्चन है, सॉरी 7 क्वेश्चन है। तो बचे हुए क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेंगे, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, मिलते हैं अगले बार।